नमस्ते दोस्तों, अभी हम जो चर्चा करेंगे भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार का और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का जो प्रभाव है वह भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, देशांतरी विस्तार का प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो चलिएगा, अब जो भारत की अवस्थिति है ये ग्लोब है और ये है इक्वेटर। ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भी नाम से जाना जाता है, अक्षांश रेखा। और ये है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। अब प्रश्न ये है कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितनी है, और यह भी देखेंगे जो भारत की अवस्थिति है ऐसा कुछ है। तो अगर बात किया जाए जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु और भारत की उत्तरतम बिंदु का निर्धारण जो है किस विस्तार से होता है, अक्षांशीय विस्तार से होता है। और भारत की, और ये देशांतर अगर ले लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा के भी नाम से जानते हैं। ये जो भारत की अवस्थिति है देखा गया विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वह भी किस गोलार्ध में है, भारत की दक्षिणतम जो बिंदु है, चाहे भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु बोला जाए चाहे भारत की दक्षिणतम बिंदु बोला जाए, ये दोनों जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है या उत्तरी सीमा जो है वह भी उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए अगर भारत की अवस्थिति की बात किया जाए तो ये जो भारत की अवस्थिति है ऐसे देखेंगे, ये जो भारत के मुख्य, तो भारत की मुख्य भूमि क्या, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या दक्षिणी अक्षांश होगा उत्तरी अक्षांश, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर का में अवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ये इस चीज को याद रखना है। एक बार आईएएस ने सीधा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे 4 विकल्प दे देगा उत्तरी दक्षिणी, आप कंफ्यूजन में ना होना, क्योंकि जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो इसे ग्रेट निकोबार, अंडमान के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर जब पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु वह है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो हमने देखा, तो भारत के अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश,
जब सिर्फ यह प्रश्न पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं देगा, तो भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या होगी 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम बिंदु ग्रेट के निकोबार। नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। चलिएगा, और यह है भारत की उत्तरतम अवस्थिति, उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु जो है वह कितना है? वह है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यह है अक्षांशी विस्तार, अर्थात भारत की जो अक्षांशी विस्तार क्या है 8, अगर मुख्य बिंदु से लेंगे, मुख्य भूमि से लेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो अगर लगभग बात किया जाए, ये लगभग जो है डिग्री के हिसाब से बात करें तो कितना डिग्री हो जाएगा? लगभग 30 डिग्री, 29 पॉइंट कुछ डिग्री होगा, लगभग हमने 30 डिग्री मान लिया। अब हम बात करेंगे देशांतरी विस्तार का, मतलब पूरब से पश्चिम। तो ये जो देशांतरी विस्तार है पश्चिम में जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट। तो अब यहाँ पूर्वी देशांतर होगा कि पश्चिमी देशांतर? प्रश्न ये है, देखिएगा भारत को जो पश्चिम बिंदु है या पश्चिमी सीमा है 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये देखा जाएगा कि यहाँ पूर्वी देशांतर होगा कि पश्चिमी देशांतर। तो हम आते हैं यहाँ पर, देखा गया कि जो भारत का पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी सीमा है, वो भी भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। इसीलिए 68 डिग्री पूर्वी देशांतर के कहते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी सीमा है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है इसकी पूर्वी सीमा है। ये तो यहाँ पर जो है इसकी जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमोत्तर जो सीमा है, पश्चिमोत्तर जो बिंदु है गुजरात के कच्छ में किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पर है? गौर माता। और इसकी जो पूर्वोत्तर सीमा है, पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के किवीथु, ये देखा गया पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में किवीथु। और उत्तरतम जो बिंदु है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ये कहाँ है? जम्मू में। इंदिरा उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए, और वैसे भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पूर्वी। ये 4 जो है ये सीमा बिंदु है। ये क्या है? सीमा बिंदु है। तो और अगर देखा जाए 68 डिग्री 7 मिनट, अब देशांतर पर बात करते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर देशांतरी विस्तार 97 डिग्री। लगभग इसका भी विस्तार क्या है? लगभग इसका जो भी विस्तार है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। चलिएगा, तो 30 डिग्री है तो हमें क्या समझना है? अगर हम एंगल की दृष्टि से, कोणीय दृष्टि से देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग क्या है? एक समान है, एक समान है। आप हम लोग देख रहे हैं कि यह अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है और देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है।
और दोनों क्या है, समान है। लेकिन अगर बात किया जाए अक्षांशीय दूरी जो है, उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है वह 32-14 किलोमीटर है। कितना है? 32-14 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वह 29-33 किलोमीटर है। मीन्स जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वह 32-14 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वह 29-33 किलोमीटर है। और हमने देखा ये दूरी में परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन कोण में, कोणीय दृष्टि से हमने देखा दोनों का एंगल जो कोण है क्या है, समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर एंगल समान है तो इनके बीच की दूरी, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या होना चाहिए था, समान दूरी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये जो अक्षांशीय विस्तार है वह देशांतरी विस्तार से अधिक हो गई दूरी के क्रम में। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं इन दूरी पर किसी का प्रभाव तो पड़ रहा है, चाहे वह अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव पड़ रहा हो, चाहे देशांतरी विस्तार का प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन किसी न किसी के प्रभाव के कारण ही यह परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे कौन सा परिवर्तन है। तो हमने कहा कि ये ग्लोब है और ये है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी ग्लोब को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी। देखेंगे किसी भी स्थान पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती, सर्वत्र समान होती है। मतलब सभी जगह क्या होती है, समान होती है इसके बीच की दूरी। तो प्रत्येक स्थिति में दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह क्या होती, समान होती है, 111.32 किलोमीटर। कहीं भी आप जाएंगे अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वह हमेशा समान होगा, सिर्फ इसके व्यास में परिवर्तन होता है। इन दोनों के बीच में, दो अक्षांश के रेखाओं के बीच में दूरी में कोई, अर्थात इनके बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ व्यास में परिवर्तन होता है, इसलिए सर्वत्र समान होता है। लेकिन अगर देशांतर रेखा की बात की जाए, आते हैं देशांतर रेखा की। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अच्छा देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह देखेंगे विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। जब विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है तो उस समय कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। लेकिन देखिएगा विषुवत रेखा से पोल की तरफ, ध्रुवों की ओर जाने पर दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी में क्रमशः कमी आती है। तो इसी देशांतरों के बीच की दूरी में कमी आने के कारण तो भारत की देशांतरी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हम देखेंगे। यह है कर्क रेखा, कर्क
रेखा, और कर्क रेखा लगभग भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता। तो ये जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने, कर्क रेखा पर जाने पर यह देशांतरी स्थिति में कमी आने के कारण इनके दूरी में भी कमी आती है। तो इसीलिए जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति जो है वह विषुवत रेखा से उत्तर में है, जिसके कारण देशांतरों के बीच की दूरी में कमी आने के कारण जो है वह पूर्वी और पश्चिमी लंबाई में उत्तरी और दक्षिण की अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चलिएगा देखा गया इसकी जो हमने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखे, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह मुख्य भूमि की बात की जाए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर वह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात किया जाए तो 32-14 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात किया जाए 29-33 किलोमीटर है। और भारत की जो उत्तरतम बिंदु है जम्मू के इंदिरा काल, तो किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा काल जो है। और दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, अगर सिर्फ ये पूछा जाए भारत की दक्षिणतम बिंदु वह है ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट, या इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का पश्चिमोत्तर जो बिंदु है वह गुजरात के कच्छ के गौर माता में अवस्थित है, और जो पूर्वोत्तर बिंदु है वह अरुणाचल प्रदेश के कीविथु। इतना देख लिए। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो था अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। अब हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और देशांतरी विस्तार के कारण भारत के पर या भारत के समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह चर्चा हम करेंगे। लेकिन अगर हम आपको एक बात बताएं कि हमारे साथ जियोग्राफी आप तभी पढ़ सकते हैं जब इस पॉइंट को, ये एकदम शॉर्ट नोट है, ये सभी चीज का जो लेक्चर है कंक्लूजन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे साथ स्लो भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप इसको नोट करते जाइए और एक नोट्स बना लीजिए। और जहां पर आपको समझ में नहीं आता है या हमसे कोई भी समस्या है, चाहे वह तकनीकी समस्या है या पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है या आपको लाइटिंग की समस्या हो या लेखन शैली की अगर कोई भी समस्या आ रहे हो, तो आपका कमेंट ही हमारे लिए एनर्जी देगा। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल जो है या जो तरीका है मैपिंग विधि, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो लाइक है, वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। और अगर आप लाइक और कमेंट करते रहेंगे तो हम ऊर्जावान होंगे और अधिक से अधिक प्रयास ये करेंगे, और हम प्रयास क्या किया जाएगा, अधिक से अधिक जो चीजें हैं आपको देने का प्रयास करेंगे, आपको जुड़ने का से प्रयास करेंगे, और अधिक से अधिक मात्रा में हम प्रोत्साहित होकर जो है और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी जो टीम अभी नई टीम है, इसलिए तकनीकी भी समस्या आ रही है, कुछ लेखन शैली में, कुछ लाइटिंग को लेकर समस्या आ रही है। अब धीरे धीरे वो भी समस्या, क्योंकि जब कोई भी स्ट्रक्चर जब डेवलप्ड किया जाता है तो प्रारंभ में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या को हम लोग धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में चलिए, तो आप जो है ये एकदम मैपिंग को आप धीरे धीरे नोट करते जाइएगा। चलिए और हम आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो अक्षांशीय विस्तार का भारत पर प्रभाव। अक्षांशीय विस्तार का भारत पर प्रभाव। चलिएगा पहला प्रभाव देखेंगे, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। भारत जब कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसके दक्षिणी भाग में अलग कटिबंध, अलग मानसून पाए जाते हैं। इसके उत्तरी भाग में अलग मानसून पाए जाएंगे। इसके उत्तरी भाग में उपोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंध की जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट के, जब हम अक्षांश जो है, अक्षांश पूछते हैं किसका निर्धारण करता है, तो अक्षांश जो है जलवायु से संबंधित निर्धारण करता है, चाहे वह मौसम हो, चाहे वर्षा हो, किस देश में वर्षा सबसे अधिक हो रही है, या किस देश की जलवायु कैसी है, या किस देश की जलवायु जो है वह कैसी है, वहाँ का मानसून कैसा होगा। इसका निर्धारण जो है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर ही किया जाता है। जैसे हमने बात किया कि भारत की जो जलवायु है तो वह किस आधार पर निर्धारण किया जाता है, तो भारत की जो जलवायु का निर्धारण है वह अक्षांशीय विस्तार के ही आधार पर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जलवायु या कौन सी ऋतु पाई जाएगी, इसका निर्धारण भी हम जो है किस आधार पर करते हैं, अक्षांशीय विस्तार के ही आधार पर करते हैं। इसलिए हमने देखा कर्क रेखा जब भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसके उत्तरी भाग में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये 2 कारण हैं, और दोनों की अगर बात किया जाए, दोनों, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है भारत में कौन कौन से कटिबंध की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में दोनों कटिबंध पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, अर्थात भारत में दोनों कटिबंध पाए जाते हैं, दोनों कटिबंध पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे, ये भारत पर, तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ा, इसी के कारण हम भारत के दक्षिणी भाग में देख रहे हैं कैसी जलवायु पाई जा रही है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जा रही है, जबकि भारत के उत्तरी भाग में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जा रही है। किसके कारण, अक्षांशीय विस्तार के कारण। और अब देखेंगे जो फैक्ट पूछा जाता है, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो क्वेश्चन पूछा गया, तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आंसर आता है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो देखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो प्रश्न ये होता है कि 8 राज्यों से, पहला प्रश्न ये हो गया, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है, उसका नाम क्या है, यह हो गया। दूसरा प्रश्न यहीं पर पूछा जाता है, किस शहर से कर्क रेखा होकर गुजरती है, या किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा होकर गुजरती है, या वह उस राज्य की, किस राज्य की वह राजधानी है, या किस राज्य का वह राज्य का वह कौन सा शहर है, किस राज्य का वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। प्रश्न दोनों तरफ से पूछा जाएगा। तो किस राज्य का वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है, या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य की वह कौन सी राजधानी है, किस राज्य की वह कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। वह है झारखंड की राजधानी जो है रांची, जो है यह किस पर अवस्थित है, कर्क रेखा पर अवस्थित है, कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो रांची जो है कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो पहला हमने प्रभाव देखा, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण ही जलवायु पर प्रभाव पड़ा, अर्थात दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण भाग में अलग जलवायु देखने को मिलती है और भारत के उत्तरी भाग में अलग जलवायु देखने को मिलती है। चलिएगा इसका सेकंड प्रभाव देखते हैं। सेकंड प्रभाव क्या पड़ता है। सेकंड प्रभाव, फर्स्ट प्रभाव था, सेकंड प्रभाव। तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर दिन व रात की अवधि निर्धारित होती है, दिन व रात की अवधि निर्धारित होता है, निर्धारित होती है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर दिन और रात की अवधि निर्धारित होता है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय विस्तार की दूरी जितनी अधिक होती जाएगी, दिन और रात की अवधि में उतना ही अंतर दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं, जो भारत के जम्मू में लेह है और केरल व तमिलनाडु में देखते हैं, केरल व तमिलनाडु में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटे दिन में जो दिन और रात की अवधि है, जम्मू के लेह में जो दिन एवं रात की अवधि का अंतर है, दिन एवं रात की अवधि का अंतर कितने घंटे होता है, 5 घंटे होता है, 5 घंटे होता है। लेकिन वहीं पर केरल में देखा गया, भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें सिर्फ 45 मिनट का अंतर होता है। जब वहां पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन की अगर देखा जाए तो दिन एवं रात की अवधि में जो अंतर दिखाई पड़ता है मैक्सिमम कितना, 45 मिनट का। तो देखते हैं ग्लोब के माध्यम से, यह है विषुवत रेखा और हमने देखा कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सदैव जो है सनलाइट लंबवत पड़ती हैं। तो इसीलिए जब सूर्य की किरणें सदैव विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो यहां पर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होता है, 12 घंटे का रात होता है। लेकिन जब सूर्य
का उत्तरायण होता और दक्षिणायन होता है, तो जिस तरफ सूर्य का उत्तरायण होता है उधर सूर्यास्त की प्राप्ति क्या होगी? अधिक होगा। तो वह क्षेत्र प्रकाशमय अधिक होगा, वह क्षेत्र प्रकाशमय अधिक होगा। और धीरे धीरे अगर यहां से बात किया जाए, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन अगर सूर्य ऐसी बात किया जाए तो ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्यास्त की प्राप्ति कम होगी, अर्थात प्रकाश कम होगा। जब प्रकाश कम होगा तो इसका मतलब है रात की अवधि क्या होगी? अधिक होगी। जब सूर्य का दक्षिणायन होगा, जब सूर्य का दक्षिणायन होता है, यह क्षेत्र जो है यहां पर प्रकाश अधिक होगा, रात क्या होगी? कम। लेकिन इस क्षेत्र में रात क्या होगा? अधिक होगा और दिन क्या होगा? दिन छोटी होगी। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ही, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ही दिन और रात की अवधि में अंतर दिखाई देखने को मिलता है। जो दिन और रात की अवधि में जो अंतर होता है वह किसके कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण ही देखने को मिलता है। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण की बात किया जाए, तीसरा कारण भारत पर और क्या अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव पड़ता है? तीसरे कारण में देखा गया कि जो भारत है, भारत को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसकी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। भारत का जो उत्तरी भाग है, यहां सूर्य की किरणें कैसे पड़ते हैं? तिरछी पड़ती हैं, अपेक्षाकृत दक्षिणी भाग है। तिरछी पड़ने के कारण सूर्यास्त की प्राप्ति क्या होगी? सूर्यास्त की प्राप्ति कम होगी। और सूर्यास्त की प्राप्ति कम होने के कारण तापमान क्या होगा? तापमान कम होगा, तापमान कम होगा। तो यहां पर क्या होगा? शीत ऋतु, अर्थात ठंड का प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। और दक्षिणी भाग पर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत पड़ती हैं, लंबवत या सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण सूर्यास्त की प्राप्ति क्या होती है? सूर्यास्त की प्राप्ति अधिक होती है। अधिक होने के कारण तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ गर्मी का प्रभाव क्या होता है? गर्मी का प्रभाव अधिक होगा, गर्मी का प्रभाव अधिक होगा। तो देखा गया दक्षिणी भाग पे उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में गर्मी अधिक पड़ती है और दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में ठंडी अधिक पड़ती है। इसका कारण है सूर्य की अक्षांशीय अवस्थिति, भारत की अक्षांशीय अवस्थिति या अक्षांशीय विस्तार के कारण ही भारत के उत्तरी भाग में अलग प्रभाव पड़ता है और भारत के दक्षिणी भाग में अलग प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है अक्षांशीय विस्तार। आज हम लोग यहीं रोकते हैं, कल हम लोग देखेंगे दक्षिणी विस्तार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।